नमस्कार। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में धर्मांतरण केस को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। राज्य में जब से अवैध धर्मांतरण पर कानून बना है तब से अब तक 7 महीने के भीतर 50 केस दर्ज किए जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने धर्मांतरण के 7 से ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं, जिनमें आधे से ज्यादा मामले सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दर्ज कराए जाते हैं। 27 नवंबर 2020 से अब तक 50 केस दर्ज हो चुके हैं। 22 केस में चार्जशीट फाइल कर दी गई है, जबकि 25 केस में अभी भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। धर्म बदलने के सबसे ज्यादा आंकड़े पश्चिमी यूपी से सामने आ रहे हैं। यहां सबसे ज्यादा 12 मामले मेरठ जोन में दर्ज किए गए हैं, वहीं बरेली जोन में 10, गोरखपुर जोन में 7 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं आज हमीरपुर और प्रयागराज से धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। हमीरपुर में शादी और धर्मांतरण के 2 सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। इसमें रहमान नाम के शख्स ने मुजफ्फरनगर में रहने वाली शादीशुदा एक बच्चे की मां से प्रेम जाल में उसे फंसाया और पहले शादी की और फिर उसका धर्मांतरण करवा दिया। वहीं वसीम नाम के एक शख्स ने एक लड़की का धर्मांतरण करवाया। अब दोनों महिलाएं परेशान होकर अपने मायके चली गई हैं। उधर प्रयागराज में धर्मांतरण कराए जाने के एटीएस के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कानपुर की एमबीए की छात्रा का धर्मांतरण कराया है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के मामले का एटीएस ने खुलासा किया है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है और एटीएस सहित तमाम दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन अब इसका ताज़ा कनेक्शन संगम नगरी प्रयागराज से भी जुड़ रहा है। दरअसल कानपुर की घाटमपुर की रहने वाली ऋचा, जो कि एमबीए कर चुकी है, वो इनके संपर्क में आई थी और उसने भी धर्म परिवर्तन किया है और वो माहीन अली बन गई है। और जब एटीएस को इस बात का खुलासा हुआ तो उसके परिजनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें मोहम्मद शाहिद, जो कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के जो है वो प्रोफेसर हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि उनसे प्रेरित होकर वो मुस्लिम धर्म उसने अपनाया है और इन दिनों वो जयपुर में नौकरी कर रही है। हालांकि इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद के उस मकान के बाहर, जो कि प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। उनके मकान पर ताला लगा हुआ और पड़ोसियों से जो बात हुई है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने गाँव गए हैं, वो यहाँ पर नहीं है। एक बार फिर से उनका नाम यहाँ पर धर्मांतरण वाले मामले में आया है। अब इस मामले में भी एटीएस सहित दूसरी जाँच एजेंसियों के इस मामले की जाँच कर रही हैं। उसके बाद ही इस बात का पता चलेगा कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उधर फतेहपुर में नूरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदू बच्चों को उर्दू अरबी की तालीम दिए जाने की खबर के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति धर्मांतरण का खुलासा करने वाली स्कूल की टीचर रही कल्पना सिंह के घर पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर विषय है जिसका सरकार ने संज्ञान लिया है। इस तरह के मजहबी उलेमात फैलाने वाले विद्यालय को बंद करना चाहिए। भारत का संविधान विद्यालयों में किसी भी मजहबी परंपरा को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से उस विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है और टीचरों को टार्चर करके उनको निकाल दिया गया, वेतन नहीं दिया गया, ये साफ जाहिर हो रहा है उस विद्यालय में विद्यालय के माध्यम से एक धर्म विशेष की शिक्षा का प्रचार प्रसार और उसके माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों में वो विद्यालय संलिप्त पाया गया, क्योंकि जो पकड़ा गया वो है इनके यहाँ भाषण देने आता रहा है। और भाषण देने का मतलब कहीं ना कहीं उसका संबंध है इस विद्यालय से। गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा का यह कहना है कि धर्मांतरण रैकेट के पीछे कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है। हमारी एजेंसियां इसका पूरा खुलासा करने में लगी हुई हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो भी चुकी है और भी जो लोग इसमें शामिल हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, इसके पीछे डेफिनेटली कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है। तो ना जिस तरह के लोगों को इसमें बनाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, इसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश मुझे लगता है कि हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तारी हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है अब इसको पूरा ही पर्दाफाश किया जाएगा और इस व्यवस्था को भी किसी तरह से भी निर्मूल ख़त्म किया जाएगा। और अब बात करते एक और बड़ी खबर की। बढ़ती जनसंख्या पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने विवादित बयान दिया है। संभल से विधायक इकबाल महमूद का दावा है कि जनसंख्या कानून की आड़ को लेकर मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, जबकि इस देश में सबसे ज्यादा आबादी दलितों और आदिवासियों की बढ़ रही है। अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाती है तो इसका हश्र भी सीएए और एनआरसी जैसा ही होगा। जैसा करें वो उनकी सरकार है।
मगर ये भी समझ में नहीं आता कि अब 6 महीने रह गए हैं चुनाव में, 7 महीने, ये 7 महीने पहले ही क्यों लाया गया। दूसरी बात कि जनसंख्या की आड़ में मुसलमानों पर एक वार है। वही समझते हैं कि देश के अंदर सिर्फ मुसलमानों की ही तादाद बढ़ रही है, तो ये कानून तो पार्लियामेंट में आना चाहिए था ताकि पूरे देश के अंदर लगता, फिर देश के अंदर ही क्यों लाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे का आज तीसरा दिन है और आज राष्ट्रपति बेहद ही खास जगह पर पहुंचे। वो जगह है उनका अपना गांव परौंख। राष्ट्रपति ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही सबसे पहले सम्मान स्वरूप अपने जन्मस्थान परौंख गांव की मिट्टी को नमन किया। परौंख के दौरे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिलन केंद्र और वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां गांव वालों और दोस्तों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने गांव वालों का अपार प्यार के लिए धन्यवाद किया और साथ ही उन्होंने गांव वालों से कहा कि दिल्ली आएं तो एक बार राष्ट्रपति भवन जरूर आएं। सचमुच में मेरे सार्वजनिक जीवन का आरंभ यहीं से हुआ और जहां से जीवन का आरंभ होता है उस स्थान को मैं कैसे भूल सकता हूं, कभी नहीं भूलूंगा। ये जीवन के उतार चढ़ाव, लोगों की कहना सुनना, ये इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसने इस पर ध्यान दिया वो भटक जाएगा और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को भटकते हुए। मैं कहीं भी रहूं, कैसा भी रहूं, सांसद रहा तब भी अपार स्नेह मिलता रहा, जब पूर्व सांसद हो गया तब भी आपका अगाध प्रेम मिलता रहा, और जब राज्यपाल बना तब भी, और आज राष्ट्रपति हूं तब भी। एक बार फिर चाहूंगा, आप सबसे अनुरोध करूंगा, राष्ट्रपति भवन केवल राष्ट्रपति का नहीं, केवल मेरा नहीं है, वो एक देश की विरासत है। देश के हर देशवासी का उसमें अधिकार है उसको देखने की। उस विरासत को आप सब देखें। कभी जब भी आने का मौका मिले दिल्ली आने का, राष्ट्रपति भवन देखने की व्यवस्था आप सबके लिए, उसका मैं विशेष रूप से ध्यान रखूंगा कि आप सब लोग राष्ट्रपति भवन को आकर के देखें। वहीं सीएम योगी ने राष्ट्रपति का अभिनंदन किया और साथ ही कहा कि यह गर्व की बात है कि यूपी का बेटा राष्ट्रपति बना। तो अपने साथ के लोगों से उसका संबंध एक प्रकार से विच्छेद सा हो जाता है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी के साथ ऐसा कभी नहीं रहा। उन्होंने जिस भी पद की गरिमा को बढ़ाया, जिस भी पद का निर्वहन किया, अपने कृतित्व से उसकी गरिमा को और उसके गौरव को बढ़ाने का कार्य ही किया। वह पद उनकी उपस्थिति से गौरवमयी हुआ, गरिमामयी हुआ, और हर एक व्यक्ति उनके साथ एक आत्मीय संवाद बनाने में अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। चाहे अपने पैतृक को ग्राम परौंख के नागरिकों के लिए मिलन केंद्र के रूप में समर्पित करने का रहा हो, या फिर अपने जीवन भर की कमाई से वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को बनवाने के उपरांत उसे राज्य सरकार को दान स्वरूप समर्पित करने का रहा हो। मैं इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी कृति का परिणाम है कि आज राज्य सरकार से तो लोग लेते थे, लेकिन राज्य को दान देने के बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं के निधन पर परिवारों को शोक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने जिन परिवारों के नाम संदेश भेजा है उनमें लखनऊ के प्रदीप भार्गव, कासगंज के पूर्णेंद्र प्रताप सिंह, झांसी की प्रियंका सोनी और कानपुर के सौरभ वाजपेयी का नाम शामिल है। पीएम मोदी ने चारों ही परिवारों को पत्र लिखकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है और साथ ही परिवार का ढांढस भी बधाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसमें झांसी की प्रियंका हैं, कानपुर के सौरभ हैं, कासगंज के पूर्णेंद्र हैं और लखनऊ के प्रदीप हैं। सभी के परिजनों को भेजे शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन लोगों के जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है और इनके सदैव जो उच्च विचार थे और जो उनका पार्टी के लिए समर्पण था उसे हमेशा याद रखा जाएगा। आज उनकी स्मृतियां हमारे साथ हमेशा रहेंगी और ये जो अपूर्णीय क्षति हुई है इसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं को ये पत्र लिखना सीधा एक राजनीतिक संदेश देता है कि प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ कितनी संवेदना रखते हैं और कैसे वो सीधे जुड़े हुए हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी अकेले लड़ेगी और साथ ही मायावती ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की खबरों को गलत बताया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया। मायावती ने कहा कि बीएसपी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की खबर को पूरी तरीके से गलत बताया। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी व बीएसपी मिलकर लड़ेगी। ये खबर पूर्णतः गलत, भ्रामक व तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है तथा बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। इस संबंध में पार्टी द्वारा फिर से यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी व उत्तराखंड प्रदेश में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा चुनाव या आम चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, अर्थात अकेले ही लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। दरअसल बीजेपी के 17 प्रत्याशियों ने बिना किसी चुनौती के चुनाव को जीत लिया। तो वहीं इटावा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है, जिसकी घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग 29 जून को नामांकन वापसी की तारीख बीत जाने के बाद यहां के प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर देगा। अब 57 जिलों के लिए 136 प्रत्याशियों के बीच 3 जुलाई को वोटिंग होगी। उधर बीजेपी की जीत पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। एसपी का आरोप है कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। तो बीजेपी के 17 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने निर्विरोध तरीके से इस चुनाव को जीत लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया और इसके दुरुपयोग के तहत ही बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है निर्विरोध तरीके से, लेकिन इन सब के बीच अब तक जो 17 सीटों की तस्वीर सामने आई है वहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने निर्विरोध तरीके से चुनाव जीत लिया है। हालांकि बीजेपी जिला पंचायत चुनाव में 65 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। एक तरफ बीजेपी जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि एसपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर लाठी तंत्र का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग किया, उससे तांडव करवाया, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा के इसका मुंह तोड़ जवाब। इसलिए अब इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जब प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आरोप लगाना तो उनका काम है, आरोप नहीं लगाएंगे तो फिर उनकी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लोकतंत्र को लाठी तंत्र में आप परिवर्तित कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ही दुख देगा। एक बड़ा पुराना शेर याद आ गया कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आप जनता में हार चुके हैं योगी जी, और अपने हार को इस निर्लज्ज तरीके से छुपा रहे हैं। उधर पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अयोध्या में हनुमान गुफा मंदिर में संतों से मुलाकात की और संत समाज का आशीर्वाद दिया। शिवपाल ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी द्वारा ट्रस्ट और बीजेपी के ऊपर जमीन विवाद मामले पर लगाए जा रहे आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद चुनाव है, ऐसे में सरगर्मियां तेज होना लाजमी है। शिवपाल ने कहा कि उनकी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी।
नारा दिया है गैर भाजपा पर सब लोग इकट्ठे हों, अगर नहीं होते हैं तो फिर प्रसपा 430 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी प्रसपा। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।